हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम तवानिया। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फिजिक्स में आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, वेक्टर्स। सबसे पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी पहला टॉपिक है। इसमें वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक ये है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल क्वांटिटी जब हमने पढ़ा तो हमने उसमें ये बताया था कि वे क्वांटिटीज़ जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिनका मेज़रमेंट किया जा सके, वो क्या कहलाती है, फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, अब वहाँ पर जो हमने इसके पार्ट्स बताए थे या इसका डिवाइडेशन बताया था वो अलग बेस पे था। अब यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर पढ़ने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी होती है? तो पहली हमने पढ़ी हुई है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी पढ़ी हुई है हमने वेक्टर क्वांटिटी। कितने टाइप की? 2 टाइप की, पहली स्केलर और दूसरी वेक्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी किस बेस पे है? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो क्या कहलाती है? आपके स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है ना, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है लेकिन मैग्नीट्यूड ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो डिस्टेंस है, स्पीड है और वर्क है, इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो वेक्टर किसे कहते हैं? इसमें डायरेक्शन नहीं है तो इसमें डायरेक्शन होगी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन भी होगी तो ये क्या कहलाती है? आपके वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हीं को लेंगे। तो डिस्टेंस ये भी आपके लेंथ की फॉर्म में होती है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ की फॉर्म में होती है। डिफरेंस क्या होगा कि डिस्टेंस में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट स्केलर विच हैज़ नो डायरेक्शन बट हैज़ मैग्नीट्यूड, एंड द अदर इज वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, किसका? वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर के बारे में अभी हमने समझा कि जिनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या कहलाती है? आपके
वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हमारे पास होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? दो टाइप के होते हैं वेक्टर्स। और कौन कौन से होते हैं? तो पोलर वेक्टर, पहला कौन सा है? पोलर वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश। और दूसरा होता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश। क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश बोल देते हैं। ठीक है, तो पोलर वेक्टर, तो पोलर वेक्टर क्या होती है? ऐसी सदिश राशियां जो किसी रेखा के अनुदिश हो, जो किसी रेखा के अनुदिश हो, क्या कहलाती है भाई? पोलर वेक्टर। जैसे आप अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा आपने, तो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक फिक्स एक डायरेक्शन के साथ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? पोलर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और एक एंड पॉइंट होता है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं हम टेल, पूंछ, और जो इसका एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हेड। एंड पॉइंट बोल दो, या फिर इसको बोल दो कि ये आगे डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके पोलर वेक्टर। तो इसमें कुछ एग्जांपल और, रेखीय वेग होगा, लीनियर वेलोसिटी, बल हो गया, ये भी आपके क्या कहलाते हैं? पोलर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर अक्षीय सदिश। अब भाई अक्षीय सदिश है, तो इसमें कोई ना कोई अक्ष होगा जिसके अराउंड वो सदिश डिपेंड करता होगा। ठीक है, मतलब घूर्णन गति प्रदर्शित करता होगा। ठीक है, अक्षीय में अक्ष के अनुदिश वो घूर्णन गति प्रदर्शित करता है। तो वे सदिश जो घूर्णी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर वे सदिश जो घूर्णी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डायरेक्शन बताई टेल से हेड की तरफ, तो इसमें डायरेक्शन क्या होती है? तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दाहिने हाथ के पेच के नियम का उपयोग करते हैं। अब ये कैसे, नियम का कैसे उपयोग करेंगे ये आगे देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी दाहिने हाथ के पेच के नियम से हम इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जस्ट नॉर्मली इसको समझना है तो आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा वो डायरेक्शन आपकी क्या कहलाएगी? उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? कोणीय वेग और बलागुण इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, तो पोलर वेक्टर जिसमें किसी रेखा के अनुदिश, और एक्सियल वेक्टर घूर्णी प्रभाव प्रदर्शित यानी कि अक्ष के अनुदिश गति करता है, तो क्या कहलाते हैं ये? पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। तो ये हो जाते हैं आपके क्या? दो टाइप के वेक्टर्स। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स भी होते हैं भाई। ठीक है, जो हमें उस वेक्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? इक्विवेलेंट वेक्टर की। इक्विवेलेंट वेक्टर तुल्य सदिश। क्या कहलाता है ये? तुल्य सदिश। ठीक है, तुल्य सदिश की बात करते हैं, तो तुल्य सदिश किसे कहते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो क्या कहलाएंगे? आपके इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाएंगे, तुल्य सदिश कहलाएंगे। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर डिफरेंट मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। तो मतलब आपके ये ऐसे भी हो सकते हैं,
कि मैग्नीट्यूड तो हमारे पास सेम हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अलग, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या हो गई, अलग। या फिर सेम डायरेक्शन और अलग अलग हमारे पास क्या हो जाए, डायरेक्शन सेम हो लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, ठीक है। विपरीत सदिश किसे कहेंगे, तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो, अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले में बताया ना, वो अनइक्वल भी कहलाएगा और अपोजिट भी कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको ए वेक्टर नाम दे दूँ और इसको बी वेक्टर नाम दे दूँ, तो इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये माइनस इसका क्या डिनोट कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस क्या डिनोट करेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने 3 पढ़े, इक्वल वेक्टर जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, अनइक्वल वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जिसमें मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन अलग हो, या फिर डायरेक्शन में सेम हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ठीक है। तो ये अनइक्वल कहलाएंगे। अपोजिट क्या कहलाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के हमारे पास अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की, किसकी बात करते हैं, यूनिट वेक्टर की। द वेक्टर दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है वो कितना हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, इज सेड टू बी अ यूनिट वेक्टर। क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हो कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, तो आर कैप से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर कैप से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है भाई वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शंस को शो करता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। अगर किसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर 1 ले लेते हैं तो उधर मैग्नीट्यूड तो हो गया 1 लेकिन डायरेक्शन आ जाएगी ना। अब किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ जाएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, और डायरेक्शन में साथ में आती है तभी फिजिकल क्वांटिटी बनती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन शो करनी है, तो मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया मैंने, तो ये केवल क्या किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो हम क्या कहते हैं कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस को बताता है। यूनिट वेक्टर किसको बताता है, डायरेक्शंस को बताता है, ठीक है। तो अब बात करें तो हम एक रेफरेंस फ्रेम लें, तो उसमें रेफरेंस फ्रेम में यूनिट वेक्टर क्या होंगे, तो अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप से डिनोट करेंगे, अलोंग द वाई एक्सिस जेड जे कैप से डिनोट करते हैं, और अलोंग द जेड एक्सिस के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो जाएंगे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और एक्स वाई जेड में आई कैप जे कैप और के कैप होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, तो 2 और मोर वेक्टर्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन और ऑन द पैरेलल लाइन टू
हाँ पैरेलल लाइन टू दिस आर कॉल्ड कोलिनियर। तो मतलब अगर आपके एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे हमारे पास वेक्टर्स हो या फिर पैरेलल वेक्टर्स हो तो ये क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर, द वेक्टर दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड जीरो। जीरो वेक्टर कौन सा होगा, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये वेक्टर्स ध्यान में रखने हैं, इन वेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसके 3 रूल हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर के 3 रूल है। 3 रूल हैं, लेकिन तीनों रूल सेम ही थिंग बताएंगे, लेकिन अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है या लॉ है वो है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, त्रिभुज नियम। क्या है, त्रिभुज नियम है। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या होता है भाई, त्रिभुज नियम? तो यदि 2 वेक्टरों को परिमाण व दिशा दोनों में किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा दोनों में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में व्यक्त होगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर इधर, और ये दूसरा वेक्टर इसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैंने त्रिभुज की दूसरी भुजा को ले लिया। ठीक है, दूसरी भुजा को हमने किसी दूसरे सदिश से ले लिया, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो उनकी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि विपरीत क्रम में होगी। ठीक है, जो कि किस क्रम में होगी, विपरीत क्रम में होगी। इसी को हम क्या बोल देंगे, इनका रिजल्टेंट बोल देंगे, परिणामी सदिश बोल देंगे। तो हमने क्या कहा, 2 वेक्टरों को परिमाण व दिशा दोनों में किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका जो परिणामी होगा वो परिमाण व दिशा में तीसरी भुजा को व्यक्त करेगा, जो कि विपरीत क्रम में हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये त्रिभुज नियम होता है। अब मैंने 2 त्रिभुज ली, मतलब 2 भुजाएं ले ली या वेक्टर्स ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना, थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर परिणामी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, परिमाण लिखना चाहें, तो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये याद रखना है आपको। ज़्यादा इसमें हम कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, जस्ट नॉर्मल फॉर्मूला है, ये सभी जगह पे काम आता रहता है, तो नॉन फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। डायरेक्शन की बात करें तो भाई डायरेक्शन हमें r की दिशा, r जो हमारे पास रिजल्टेंट है, r की दिशा a वेक्टर से अल्फा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। अब अल्फा कोण बनाती है तो परिणामी की दिशा, r की दिशा a से अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, तो a से अल्फा कोण बनाता है, तो r के लिए जो अल्फा की वैल्यू होगी वो अल्फा होगा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे बढ़ें। स्पेशल केसेस पे चलते हैं। तो स्पेशल केसेस में क्या हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं है भाई, थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180 रखो, आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं क्या, ऊपर मैग्नीट्यूड में
थीटा इज इक्वल टू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो a प्लस बी हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 90 रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 0, तो यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। cos 180 तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, तो माइनस 2ab में a r की वैल्यू हो जाएगी a माइनस b, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करें तो r से डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर हमने थीटा इज इक्वल टू 0 रखा, साइन 0 0, ठीक है ना, साइन 0 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 90 रखता हूँ तो साइन 90 तो हो गया 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो b अपॉन a, तो टेन इनवर्स b अपॉन a, और यहाँ पर 180 होगा तो 180 में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वैसे तो 0 आएगा, वैसे तो अगर इसमें रखेंगे 180 पर भी 0, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी 180 डिग्री रहेगी। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो यहाँ पर a विल बी ग्रेटर देन b, और अगर 180 है तो a इज़ लेस देन b। ठीक है, अब ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या हो गया कि आपके, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का इधर, तो ये किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं a लिख दूं इसको और इसको क्या लिख दूं, मैं b लिख दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों किस डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर ये वाला किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b हो जाएगा। और अगर यहाँ पर उल्टा ले लेता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जबकि डायरेक्शन किधर है, इधर है, डायरेक्शन किधर है, इधर है, लेकिन ये किधर लेके जाएगा, अगर ये वाला ग्रेटर देन हो गया तो इधर लेके चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसीलिए हमने बताया कि अगर अल्फ़ा 0 लेके आना है तो यहाँ पर a विल बी ग्रेटर देन b होगा, और 180 लेके आना है तो a की वैल्यू जो है b से कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लो। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास दोनों बाकी के जितने भी लॉज हैं उनमें भी होगी, लेकिन हम उनको कैलकुलेट करने की जगह पे केवल एक बार ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इनके अलावा जो 2 रूल्स है वो देख लेंगे, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए 2 रूल देखते हैं। पहला ये था हमारे पास ट्रायंगल रूल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर है समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना है। यदि 2 वेक्टरों को परिमाण व दिशा दोनों में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा दोनों में चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यदि 2 वेक्टरों को परिमाण व दिशा दोनों में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सके, 2 आसन्न भुजाएं बना देते हैं, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, तो ये 2 पास पास वाली जो भुजाएं होती है वो आसन्न भुजाएं कहलाती है। अब ये समांतर चतुर्भुज की बोला ना, तो पहले इसको समांतर चतुर्भुज बना दो। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया, तो इसकी ये दोनों आसन्न भुजाएं, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर है। ठीक है, यदि 2 वेक्टरों को परिमाण व दिशा में दोनों में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा दोनों में, उनका परिणामी परिमाण व दिशा दोनों में चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है, यानी कि इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, और इसके लिए भी r वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो a वेक्टर प्लस
बी वेक्टर होगा। जो हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही होने वाला है, ठीक है ना, रिजल्ट वैसा का वैसा ही आएगा। अब आप इस वाले लॉ से निकालो या ट्रायंगल रूल से निकालो, सेम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके समांतर चतुर्भुज का नियम। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, बहुभुज नियम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहुभुज नियम, ठीक है ना, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। क्या होता है भाई बहुभुज नियम? यदि दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा दोनों में एक खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक क्रम में निरूपित किया जा सके तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण व दिशा दोनों में उनका परिणामी व्यक्त होगा। तो यहाँ पर क्या कहा, दो से अधिक। अब दो हो तो हम ये वाला चतुर्भुज ले लें या फिर त्रिभुज ले लें। अब दो से अधिक हो तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, पहला वेक्टर लिया, ये हमने ले लिया दूसरा वेक्टर। अगर मैं परिणामी क्यों पूछूं तो इनका परिणामी ये वाला हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा तो। लेकिन ये दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, एक और आ गया, ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। अगर मैं बात करूँ ये चौथा हो गया। तो इन सब का जो परिणामी होगा वो इनके विपरीत क्रम में, ठीक है, एक क्रम में निरूपित किया जा सके तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, बहुभुज को बंद कर रही है, बंद करने वाली भुजा द्वारा परिणामी व दिशा दोनों में उनका परिणामी व्यक्त होगा जो कि विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर ले लूँ तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू भी आप त्रिभुज नियम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन लॉ, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, रिजोल्यूशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेक्टर्स को डिवाइड करना। अब पढ़ेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपको 11th-12th की तरह नहीं, थोड़ा सा मैं कंपटीशन लेवल की तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो अब आपको पूरा मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइप से ये डिवाइड होता है, क्या होता है, या पहले ऐड होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया। अब दो वेक्टर्स को ऐड करके रिज़ल्ट लेके आए, अब उस रिज़ल्ट से वापस दो वेक्टर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वैसे तो इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, रिजोल्यूशन, ठीक है। एक वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, इसको रिजोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना, वियोजन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये हमारे पास दो टाइप से हम पढ़ सकते हैं, एक तो 2D में और एक 3D में, ठीक है ना, 2D और 3D में। ये हमने बनाया हुआ है 2D का रेफरेंस फ्रेम और ये बनाया हुआ हमने 3D का रेफरेंस फ्रेम। अब जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, और ये इसका एक कंपोनेंट और ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कंपोनेंट होंगे। अब जैसे इससे पहले वाले में तो हमारे पास क्या थे, दो कंपोनेंट थे और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और उनको ऐड करने का तरीका कौन कौन सा था, ट्रायंगल रूल, पॉलीगॉन रूल और पैरेललोग्राम रूल। तो ये तीन लॉज हमने पढ़े। अब हमें एक ही वेक्टर दे रखा है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो वेक्टर्स में डिवाइड करना है, ठीक है, या उसके दो कंपोनेंट लेने हैं। तो कैसे करें, तो जस्ट नॉर्मल हमें ये ध्यान रखना है, करना क्या है, एक वेक्टर लो, ठीक है। अब ये वेक्टर है, इसके हमें दो कंपोनेंट बनाने हैं, दो कंपोनेंट बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक एंगल बना दूंगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कितना एंगल बनाता है वो ले लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसके
90 डिग्री पर एक और वर्टिकल लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। अब जिसके साथ थीटा एंगल बना हुआ है उसको इसका ए कोस थीटा कंपोनेंट बोल देंगे, और जिसके साथ नहीं बना हुआ है वो ए साइन थीटा कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, ए वेक्टर का इधर हो जाएगा ए कोस थीटा और ए वेक्टर का इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हमारे पास मिल गए। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर ए वेक्टर के दो कंपोनेंट यानी कि वियोजन कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों को यूज़ करोगे तो वो ये रिजल्टेंट देगा, ठीक है। वो क्या देगा, ये वाला रिजल्टेंट दे देगा। तो हमने यहाँ पर द्विविमीय में क्या बना रखा है, देखो द्विविमीय निर्देश तंत्र में ये एक ए वेक्टर था, इसके दो कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये वाला हो जाएगा ए एक्स और ये वाला हो जाएगा ए वाई। ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कोस थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा। तो ये रिजल्टेंट को, अच्छा आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप। तो हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में, प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ए एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ए कोस थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू कितना होगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनका रिजल्टेंट लिखे हैं तो इसका तो स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच के थीटा जो एंगल है वो क्या आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है ना। इसको 1 और इसको 2 ले लो, तो स्क्वायर करके ऐड किया तो ए आ गया, और 2/1 करेंगे, 2/1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2D में। अब बात करते हैं 3D में क्या होगा। तो 3D में देखो भाई, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में क्या होगा, हमारे पास ये एक वेक्टर होगा ए वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या बना रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर अल्फा जो वाला है ये ए वेक्टर है, तो इस पर ए कोस अल्फा बनाएगा। ये ए वेक्टर जो है वाई पर कौन सा बनाएगा भाई, यहाँ से बनाएगा भाई बीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से बनाना, ठीक है, ये वाला यहाँ से होगा ए वेक्टर से। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए कॉस बीटा, और लास्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कॉस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू तो क्या होगी, ए कोस अल्फा, ए वाई क्या हो जाएगा, ए कोस बीटा, ए जेड क्या हो जाएगा, ए कोस गामा। तो इसको जैसे हमने 2D में लिखा वैसे ही 3D में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इधर अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन हो जाएगा आपका 2D और 3D में, ठीक है। तो ये हो जाता है रिजोल्यूशन, वियोजन। अब हमने वेक्टर्स का एडिशन पढ़ लिया, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन या वियोजन पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं भाई, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स के वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो स्केलर डॉट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर या
क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहला तो कौन सा है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट। इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट ऑलवेज क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो ऑलवेज स्केलर होगा। दैट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए डॉट बी, डॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का डॉट लगा देते हैं। इसी को लिए इसको क्या बोल देते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या बन जाता है, कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पढ़नी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है भाई। इसकी प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये ही एक टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या मल्टीप्लिकेशंस, इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। अब क्रम विनिमय क्या होता है भाई, तो अगर आप ए डॉट बी करते हो और आप निकालना चाहते हो बी डॉट ए, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय हम होते हैं, कम्यूट होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट समकोणिक सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है ना, समकोणिक सदिशों का अदिश गुणनफल। अब समकोणिक क्या होते हैं, तो समकोणिक क्या होंगे, समकोणिक क्या होंगे, तो ऐसे दो सदिश जो 90 डिग्री के एंगल पर हो। ठीक है, ऐसे दो सदिश जो 90 डिग्री के एंगल पर हो, दैट मीन्स उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी को क्या बोल देंगे हम, ऑर्थोगोनल। क्या बोल देते हैं इसको, ऑर्थोगोनल बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा भाई, ए डॉट बी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है या प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए, आपको एक सदिश दे दिया जाए और दूसरा सदिश दे दिया जाए, और उसमें कोई जैसे मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है ए वेक्टर 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। ठीक है, और यहाँ पर हमें बी वेक्टर दे रखा है कि आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, या इसको बोल देता हूँ एक्स के केप। ठीक है ना, एक्स के केप। अब आपसे बोला गया एक्स की वैल्यू फाइंड करो, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ए और बी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है, समकोणिक है या ऑर्थोगोनल है। तो अब आपसे ये पूछा गया है, अब आप क्या करोगे, तो आपको ये वाला रूल लगा लेना है। ठीक है ना, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 लगा देना है। ठीक है, अब 0 लगा दोगे तो यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 3
और यहाँ पर प्लस 4x इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, k की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके समकोणिक सदिशों का अदिश गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलर प्रोडक्ट में अगर आपके सदिश ऑर्थोगोनल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा 0, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए अगर यहाँ पर ये समकोणिक है तब तो 0 है, लेकिन अगर ये समांतर होंगे तो क्या होगा, समांतर होंगे मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0, थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a डॉट बी, a डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या शो करेगा, आपके मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। किसको शो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, समकोणिक में एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये x डायरेक्शन में है और ये भी x डायरेक्शन में है, तो i डॉट i, j डॉट j, तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन हो गए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पर पहले इधर देखना कि a और b 90 डिग्री पे कब होंगे, जब पहला वाला i केप पे हो और दूसरा j केप पे हो, ठीक है। तो यहाँ पर i डॉट j, अब मैं j ले लूँ और दूसरा k ले लूँ, तीसरे में k और i ले लूँ, ये सारे क्या होते हैं आपके 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर हमारे पास समांतर का मतलब सेम डायरेक्शन हो, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चलो अलग पेज में लिख देते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i, इसका जस्ट उल्टा भी ले लेंगे तो भी सेम रहेगा रिजल्ट, क्योंकि क्रम विनिमय है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। ये है ऑर्थोगोनल और ये है आपके पैरेलल या नॉर्मल, इनको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k तो 1 होगा, और अगर आप डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि i j के 90 पर है, j k के 90 पर है, तो ये वाले सब 0 होते हैं, ठीक है। चलिए, तुल्य सदिश का अदिश गुणनफल, तुल्य सदिश का अदिश गुणनफल, तो जैसे अभी हमने किया तुल्य सदिश का अदिश गुणनफल, तो यहाँ पर दोनों तुल्य सदिश तो तभी होंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो a डॉट a क्या हो जाएगा, a और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोस की वैल्यू 0 होगी, सही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो जैसे i डॉट i हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1, और j डॉट j हुआ तो ये भी 1, k डॉट k हुआ तो ये भी 1, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। तो पहला तो हमने क्या पढ़ा, क्रम विनिमय होते हैं, दूसरा समकोणिक हो तो 0 होगा, और समांतर हो तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 1 होगी, और तुल्य सदिश हो तो a स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दो सदिशों का घटक के रूप में अदिश गुणनफल। तो घटक के रूप में अगर लिखना है तो a वेक्टर लिखूँ मैं, पहले मैंने मान लिया कि हमारे पास a वेक्टर ही है, a y j कैप प्लस a z k कैप, ठीक है। इधर b वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं अपन। b वेक्टर क्या होगा, तो b वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप
बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए डॉट बी इज इक्वस टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है तो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो यहाँ पर करना क्या है, i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से और k को k से, बस इतना सा करना है। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड हो जाएगा। ये a डॉट b आ गया, बस इतना सा करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करना है, आपके घटकों के रूप में रिजल्ट आ जाएगा। जस्ट अभी मैंने ऊपर किया ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, i को i से, 2 को 1 से, 3 को -1 से और 4 को x से। तो 2 को 1 से किया तो 2, 3 को -1 से किया तो -3 और 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट, अदिश गुणनफल से प्राप्त कुछ भौतिक राशियों के उदाहरण। अब अदिश गुणन से प्राप्त कुछ भौतिक राशियाँ, अब जैसे अगर मैं मान लूँ अदिश गुणनफल वाला, तो सबसे पहला तो है हमारे पास वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वर्क का फॉर्मूला लिखना होगा तो F डॉट डी एस लिख देते हैं अपन, जहाँ पर F फोर्स है और डी एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूँ, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो F डॉट वी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F डॉट वी। F क्या है, फोर्स, और V है वेलोसिटी, ठीक है। और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो भाई, फ्लक्स के फॉर्मूले लिख सकते हो, E डॉट डी एस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, फ्लक्स हो गया, पावर हो गया, वर्क हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो करता है, इतना सा ध्यान रखना है हमें स्केलर प्रोडक्ट में। इन रूल्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं जाता है, इन रूल्स के अंदर से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो हम क्वेश्चन जब सीरीज़ लेके आएंगे तो उसमें आपको बताए जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, क्रॉस, और जैसे ही क्रॉस लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। अब ये एन कैप क्या शो करेगी, आपके डायरेक्शंस को, एन कैप क्या शो करेगी, डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। तो डायरेक्शन को शो करेगी, तो यहाँ पर हमारे पास एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो कर रही है, तो ये डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो नियम है वो है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, या फिर दक्षिणावर्त पेंच नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये दो नियम हैं, आप ये दो नियम लगाओगे और आपको क्या मिल जाएगी, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो, ए और बी, ए की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन इधर है, और हमें प्रोडक्ट लिखना है ए क्रॉस बी, क्या लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है। तो ए से बी की तरफ हम क्या लगाएंगे, ए से बी की तरफ। अच्छा, आप एक काम करना, ए की तरफ अपने जो जितनी भी राइट हैंड की उंगलियां हैं वो ए की तरफ करना, और ए से बी की तरफ मोड़नी है अपन को, किधर मोड़नी है, ए से बी की तरफ मोड़नी है। और जैसे ही आप अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ मोड़ोगे तो आपका थंब जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करेगा। अब वो ऊपर की तरफ, अगर आप ऐसे मोड़ते हो तो ये थंब ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर आप उल्टा लेके ऐसे मोड़ते हो तो ये थंब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो ऐसे करके इस डायरेक्शन में
ऐसे करके इस डायरेक्शन में लेता हूँ तो थंब ऊपर जाएगा, और अगर मैं ऐसे करके इस डायरेक्शन में लेता हूँ तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपके दाएं हाथ का नियम, आप इससे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब इसके भी कुछ रूल्स है, प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ तो है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। अभी वहाँ तो हमने क्या लिखा था, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब a क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल b क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, a क्रॉस b क्रॉस a के कभी इक्वल नहीं होगा। इट इज ऑलवेज अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वो तो हमारे पास, जैसे a क्रॉस b लिखा है तो इधर की तरफ डायरेक्शन है तो ऊपर जाएगा, और b क्रॉस a लिखेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, b डॉट b क्रॉस a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो ये क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। अब समांतर का मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, a क्रॉस b की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स अगर मैं i क्रॉस i लिखूँ, या j क्रॉस j लिखूँ, या k क्रॉस k लिखूँ, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यही होता है समांतर। ठीक है, तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल यही करना है हमें, वही a क्रॉस a ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा उसमें तो क्या था हमारे पास, a², उसमें क्या था, a²। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, 0। ठीक है, तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, लंबवत सदिशों का, ऑर्थोगोनल नॉर्मल वाले हों तो क्या होगा भाई, a क्रॉस b, अच्छा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, ab, साइन 90 की वैल्यू 1, और n कैप आ जाएगा। ठीक है ना, n कैप आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर i कैप क्रॉस j कैप, अब डायरेक्शन इसमें साथ में आएगी, तो n कैप क्यों बोलते हैं इसको, n कैप, क्योंकि इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो i और j के नॉर्मल में क्या होगा, जो i मतलब x, j मतलब y, x और y के नॉर्मल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर पे क्या होगा, z होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट k कैप। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ j कैप क्रॉस k कैप, तो j और k के i कैप होगा, k इंटू i, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, j कैप। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब इनके जस्ट अपोजिट ले ले तो आपको पता है i क्रॉस j क्रॉस k के इक्वल नहीं होता है, माइनस के इक्वल होता है। तो अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज करूं तो यहाँ पे माइनस k कैप क्रॉस j कैप, ये हो जाएगा माइनस i कैप, और i कैप क्रॉस k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस j कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास
इनकी डायरेक्शंस आ जाएगी। इनको याद करने का तरीका आपको या ऐसे याद रखना है, आई कैप क्लॉकवाइज, जे कैप क्लॉकवाइज, के कैप वापस ये, ठीक है। तो अगर ये आई जे के ऐसे राउंड में चलता है, ठीक है, आई क्रॉस जे तो के प्लस का आएगा, जे क्रॉस के तो आई प्लस का आएगा, के क्रॉस आई तो जे प्लस का आएगा। और अगर उल्टा चलता है, आई जे के उल्टा चलता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो माइनस आएगा। जैसे आई क्रॉस के माइनस जे कैप होता है, आई क्रॉस जे के क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके क्लॉकवाइज चले आई जे के ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर क्लॉकवाइज चले तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज चले तो माइनस, ठीक है, ये याद रखना है। अब घटकों के रूप में कैसे लिखे, घटकों के रूप में सदिश गुणनफल, तो वही ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। बी वेक्टर ले लो, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी लिखना है हमें, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो मेथड है, आप या तो डायरेक्ट क्रॉस करो और क्रॉस करके इसको कैलकुलेट करो। आई को आई से क्रॉस करोगे तो 0, जे को जे से करोगे, के को के से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे लिखोगे फिर उसको के करोगे तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, तो इस मेथड को तो अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो इसको जल्दी तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि भाई इसको डिटर्मिनेंट मेथड से ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। उसमें गलत होने के चांसेस भी रहते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है ना। तो बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या लिख देना है, यूनिट वेक्टर्स लिख देना है। ए लिखना है पहले, फिर उसके बाद बी लिखना है। अगर बी क्रॉस ए है तो पहले बी लिखोगे फिर ए लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले लिखेंगे आई कैप और आई कैप लिखने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड को बी वाई से, ए जेड बी वाई, फिर इसके बाद माइनस जे कैप माइनस जे कैप। तो यहाँ पर ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। यहाँ पर के कैप क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखो भाई इसमें जो रिजल्ट आएगा वो आई कैप जे कैप और के कैप में आ रहा है। किस में आ रहा है, आई कैप जे कैप के कैप में आ रहा है, जो कि ये शो करता है कि आपके जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हमारे पास हो गए हैं। अब जैसे हमने उसके एग्जांपल्स देखे थे वैसे ही इसके भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। जैसे अगर एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पर जैसे मैं टॉर्क ले लेता हूँ। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये एफ हमारे पास वेक्टर होगा, वो फोर्स होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ले लिया एक एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ एक कोणीय संवेग, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वेक्टर, जहाँ पर आर तो आपके डायरेक्शन हो जाएगी और सॉरी आर
जो है आपके डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और ये जो P है आपके रेखीय संवेग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जहाँ पर आपके क्या यूज़ आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ आता है। ठीक है, अब इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है, बिल्कुल करता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है भाई। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो करता है। जैसे अगर मैं बात करूं A क्रॉस B प्लस C लिखा हुआ है, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C बिल्कुल करेगा ये। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके ऑल टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा जितने मैंने यहाँ पर टॉपिक कवर किए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो लेवल आपके अब तक आ रहे हैं उन लेवल्स के अकॉर्डिंग इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन गया हुआ नहीं है। और इसके अलावा इसके जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे और नए क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो वो सीरीज़ अलग से लेके आऊँगा। ठीक है ना, बीच में ही आपके मैं ये सीरीज़ भी अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी जो सीरीज़ चल रही है चैप्टर वाइज की, वो चैप्टर वाइज हम सीरीज़ चलाते जाते हैं, और जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो क्वेश्चन सीरीज़ भी आपके लिए लाई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर हो इसके लिए मैं और अच्छे क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियोस को। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।